नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड से खबर आ रही है जहां 7 आईएएस और 2 पीसीएस अफसरों के तबादले हो गए हैं। उत्तराखंड में 3 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। नैनीताल के डीएम धीराज गर्ब्याल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। धीराज गर्ब्याल को केएमवीएन के एमडी की भी जिम्मेदारी मिली है। मनोज गोयल को देहरादून का नगर आयुक्त बनाया गया है। मयूर दीक्षित को रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया है। अभिषेक रोहेला को उत्तरकाशी का डीएम बनाया गया है। अपर सचिव रंजना को पीडी बनाया गया है। विनीत तोमर को परिवहन निगम का एमडी बनाया है, जबकि नरेंद्र सिंह भंडारी चंपावत के डीएम बनाए गए हैं। हेमंत कुमार वर्मा अपर जिलाधिकारी चंपावत बनाए गए हैं। शिवचरण द्विवेदी अपर जिलाधिकारी चमोली बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 आईएएस और 2 पीसीएस अफसरों के तबादले उत्तराखंड में हुए हैं। 3 जिलों के जिला अधिकारी भी उत्तराखंड में बदले गए हैं। मनोज गोयल को देहरादून का नगर आयुक्त बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 7 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मयूर दीक्षित को रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया है। अभिषेक रोहेला को उत्तरकाशी का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनोज गोयल को देहरादून का नगर आयुक्त बनाया गया है। तो 7 आईएएस और 2 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, 3 जिलों के जिला अधिकारी भी बदले गए हैं। तो उत्तराखंड में ये बड़ा फेरबदल हुआ है। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, रूटीन तबादले हैं या कोई वजह है इन तबादलों की? बिल्कुल, देखिए प्राची, अभी धामी सरकार के गठन होने के बाद में ये दूसरा प्रशासनिक फेरबदल है जिसमें 3 जिलों के डीएम भी बदले गए हैं। उत्तराखंड शासन ने 7 आईएएस और 2 पीएस अफसरों के तबादले किए हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो नैनीताल के डीएम धीरज गर्ब्याल का कद बढ़ाते हुए उनको केएमवीएन के एमडी का पद जिम्मा दिया गया है। मनोज गोयल को देहरादून के नगर आयुक्त का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित को रुद्रप्रयाग का डीएम बना दिया गया है। और मयूर दीक्षित जो फिलहाल पूर्व में उत्तरकाशी के डीएम थे, अब उनको एमडी केवन से चंपावत का डीएम बनाया गया है। और अभिषेक रोहेला जो देहरादून के नगर आयुक्त हुआ करते थे, अब उनको उत्तरकाशी का डीएम बनाया गया है। इसके अलावा आईएएस रंजना को एमडी परिवहन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर पीसीएस की बात करें तो पीसीएस अफसरों में हेमंत कुमार वर्मा को चमोली के एडीएम से हटाकर चंपावत का एडीएम बनाया गया है। इसी तरीके से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है उत्तराखंड का। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद। पिछले कुछ दिनों से सपा नेता एक एक करके पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और अखिलेश यादव पर आजम खान की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच अचानक सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने शिवपाल यादव पहुंच गए। करीब 1.25 घंटे शिवपाल यादव और आजम खान के बीच मुलाकात का दौर चला, लेकिन जब मुलाकात करके बाहर निकले शिवपाल यादव तो सियासी भूचाल हिला दिया। और इसके साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है। ये दुर्भाग्य है। सपा में जारी संकट के बीच जैसे ही आजम और शिवपाल की मुलाकात की खबर सामने आई, हड़कंप मच गया, जिसके बाद सपा के सहयोगियों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया दी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात पर अपने ही अंदाज में निशाना साधा। नेता दो मुहैया साफ हैं। अभी तक तो टीवी चैनलों पर यह चल रहा था कि शिवपाल जी भाजपा के साथ जा रहे हैं। तारीख भी पड़ गई थी 19 तारीख, 1900 बीत गया, 22 आ गई। अब आजम खान जी के यहाँ जा रहे हैं तो पहले तो ये तय कर लें कि कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहले तय हो जाए। और आजम खान जी एक जो है बड़े नेता हैं और बड़े नेता जेल में हैं, उनसे मिलना एक अलग बात है। आदमी कोई भी मिल सकता है। हाँ, इस समय जो पॉलिटिकल मामला है, उस पॉलिटिकल मामले में वो उनसे मिलने गए हैं तो उससे कुछ राजनीति का कोई मतलब नहीं निकल सकता है। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा से सपा में शामिल हुए पूर्व एमएलसी हरपाल सैनी ने सपा को अलविदा कह दिया है। इस दौरान हरपाल सैनी ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा और उन्हें अहंकारी बता दिया। इसके साथ ही कहा कि सपा में जाने का फैसला गलत था। इस दौरान हरपाल सैनी भावुक भी नजर आए।
केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने सपा खेमे में मची खलबली पर कहा कि सपा का जनाधार खिसकता जा रहा है। शिवपाल यादव हो या जयंत चौधरी या कोई और नेता अखिलेश को छोड़ रहे हैं। अखिलेश ने काफी कोशिश की लेकिन सत्ता में आने का मौका उनको नहीं मिला। समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है, जनाधार खिसकता जा रहा है। और मतलब अभी शिवपाल यादव हो, जयंत चौधरी हो या और भी कई नेता लोग मतलब अखिलेश यादव को जो छोड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने भारी कोशिश की लेकिन सत्ता में आने का मतलब उनको मौका मिला नहीं। और इसी तरह मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की जो लोकप्रियता है वो और भी घटती जा रही है। शिवपाल यादव भी उनको छोड़ने जा रहे हैं, इसी तरह की स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जो है वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। और वहीं भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी की किताब पर विवाद गहरा गया है। अहम खबर है, किताब में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर विवादित अंश है। हेमवती नंदन के खिलाफ साजिश रचने का जिक्र इसमें किया गया है। पिता हेमवती नंदन बहुगुणा पर यह किताब रीता बहुगुणा जोशी ने लिखी है और इसमें पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर विवादित अंश है जिस पर अब विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। पिता हेमवती नंदन बहुगुणा पर किताब लिखी है और उन्हीं के खिलाफ साजिश जैसी बातें इस किताब में लिखी गई हैं जिस पर अब विवाद गहराता जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किताब लिखी है अपने पिता पर और उस पर अब विवाद गहरा रहा है। वजह है कि उस किताब में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ भी एक अंश है जिसमें पिता के खिलाफ साजिश रचने की बात कही गई है। हेमवती नंदन बहुगुणा जो कि पिता थे रीता बहुगुणा जोशी के, उनके खिलाफ साजिश रचने की बात इस किताब में कही गई है और उसी का विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद से सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर एक किताब लिखी है। ये किताब विमोचन से पहले ही सुर्खियों में भी है, विवादों में भी है। तमाम लोगों पर टिप्पणी की गई है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। विमोचन का क्या कार्यक्रम है, कब होगा, किसके जरिए किया जाए? लोकार्पण है, उपराष्ट्रपति जी इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी पहला एडिशन 1997 में आया था, फिर उसके बाद उससे मैं विमोचन नहीं करा पाए थे और उसको मैंने फिर रिविजिट किया। जब कोरोना काल आया तो मैंने उसको पढ़ा, उसमें बहुत संशोधन की आवश्यकता थी, तो मैंने उसमें काफ़ी परिवर्तन करते हुए और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी करवा कर और अब इंग्लिश हिंदी दोनों में हेमवती नंदन बहुगुणा पॉलिटिकल क्रूसेडर और हेमवती नंदन बहुगुणा जन चेतना के संवाहक, इन दो नामों से हिंदी और इंग्लिश में उसका जो है लोकार्पण उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी 4 तारीख को उपराष्ट्रपति भवन दिल्ली से करेंगे। किताब में तमाम बातें लिखी हुई हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में हो, डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के बारे में हो, अमिताभ बच्चन जी। ये क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव है या जुटाई हुई सामग्री है इसमें जो कुछ भी लिखा है? नहीं, मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि आपने 4 नाम चुने। देखिए, वो इतिहास 50 वर्षों का है। पिताजी का प्रयागराज आना और राजनीति में जुटना, और ये बात तो सत्य है कि उत्तर प्रदेश के वो बहुत ही ऊंचे कद के नेता हुए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी पहचान बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस किताब में इमरजेंसी के ऊपर बहुत वृत्तांत से लिखा गया है। उस किताब में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भित हमारे संविधान को मद्देनज़र रखते हुए उस युग के नेताओं ने कैसे कैसे अपने टारगेट्स बनाए लाइफ में और कैसे कैसे अपने लक्ष्यों को बनाकर और राष्ट्रभक्ति के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति की, और फिर कैसे जनता पार्टी बनी और टूटी, फिर 10 साल का क्या संघर्ष रहा, और ख़ास तौर से संसदीय लोकतंत्र में जो गढ़वाल का चुनाव है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है और वो एक मील का पत्थर है कि उन्होंने जब पार्टी छोड़ी कांग्रेस अंतिम बार और उसके साथ साथ अपनी सीट भी रिज़ाइन की और स्वतंत्र लड़े, तो वो चुनाव लगभग 1 साल तक चला और एक प्रधानमंत्री ने 34 जनसभाएं एक उपचुनाव में की। देखिए, आप लोग खुद इलाहाबाद लेकर बैठ गए हैं। अब जब वृत्तांत चलेगा 325 पन्ने का, तो उसमें अगर मान लीजिए 10 लाइन किसी एक नेता पर है, तो मैंने इस किताब को बहुत ही समझदारी से लिखा है।
मैं प्रत्यक्ष जो हुई हूँ, मैंने प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को देखा है। बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा द्वारा मुस्लिमों के सड़क पर उतरने को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने कहा कि यूपी में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई ऐसा बयान दे। ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखें। एक दिन पहले इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया था और महाभारत और मुसलमानों के सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद सियासी गलियारा गर्म हो गया है। लेकिन विवाद बढ़ता देख तौकीर रजा बैकफुट पर आ गए हैं और अब पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं, शांति और अमन की बात कर रहे हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अपने बयानों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है और उनसे बात करते हैं। आपने महाभारत की बात कही है, क्या लगता है इससे देश में अमन और शांति कायम होगी? आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ कि उस वक्त के राजा ने जो कुछ भी किया था वो तो अंधा था, लेकिन आज का राजा अंधा नहीं है, लेकिन गूंगा बहरा उसी की तरह मैं महसूस कर रहा हूँ कि है, क्योंकि देश में जो कुछ हो रहा है वो देखने की कोशिश नहीं कर रहे, जो कुछ हो रहा है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उस पर कुछ बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नफरत फैल रही है पूरे हिंदुस्तान में, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस वक्त बेईमानी की वजह से, नाइंसाफ़ी की वजह से, पक्षपात की वजह से महाभारत हो गया था, ऐसे कहीं आज फिर बेईमानी की वजह से, सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से, नफरतों की वजह से, तासुब की वजह से कहीं एक बार फिर महाभारत ना हो जाए। कितने लोग आने की गिरफ्तारी के लिए जेल भरो पेश किया आंदोलन की जाएगा। बात कर रहे हैं आप, कितने लोग आ सकते हैं देश भर से? हर प्रदेश से, हर शहर से, हर जिले से इंशाल्लाह हम राब्ते सबसे कर रहे हैं और दिल्ली में हमारी फाइनल मीटिंग होगी, उसमें हम अपने बाकी तमाम चीज़ों की घोषणा करेंगे। तो ये थे मौलाना तौकीर रजा जी, जिनका कहना है कि ईद बाद एक दिल्ली में मीटिंग होगी और उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि जेल भरो आंदोलन होगा या नहीं, क्योंकि अगर सरकार तब तक उनकी बात को मान लेती है तो जेल भरो आंदोलन को स्थगित भी किया जा सकता है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी नेटवर्क, बरेली। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान के विवादित बयान पर अयोध्या संत समिति के महामंत्री और संत समाज से जुड़े हुए लोगों ने आपत्ति जताई है। संतों का कहना है कि शफीकुर रहमान का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। सपा सांसद शफीकुर रहमान जी का जो विवादित बयान है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में खून की नदी बहेगी। गजब बात करते हो आप भी सांसद जी। एक पार्टी के सांसद और आपकी मनोदशा यह है, आपकी भाव भाषा यह है, जो देश को किसी ओर ढकेलने के लिए आप तैयार हो। आप मुसलमानों को क्या आतंकवादी बनाना चाहते हो क्या? बात अलीगढ़ की, जहां पुलिस ने महिलाओं के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गांव की सीधी सादी महिलाओं को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और उसके बाद उनके बच्चे को गायब कर दिया करती थी। पुलिस ने इस मामले में 4 महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक नवजात बच्ची को भी बरामद किया है। कल रात थाना गांधी पार्क में एक महिला ने ये पुलिस को सूचना दी कि उसकी 18 दिन की लड़की को पैसे दिलवाने के बहाने यहाँ पर एक महिला ने बुलाया और उसके बाद उसकी लड़की को वो शाम तक उसकी लड़की को लेके चली गई है। पुलिस ने सूचना पे कार्य करते हुए इसमें बच्ची को रिकवर कराया है और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाद में पुलिस जब इनकी तफ्तीश की तो बच्ची बरामद हुई और इसमें इन अभियुक्तों को उसी आधार पर गिरफ्तार भी किया गया। लखनऊ से अगली खबर, जहां मरीज को गोद में लेकर केजीएमयू पहुंचा तीमारदार। स्ट्रेचर ना मिलने पर गोद में ही लेकर तीमारदार पहुंच गया। केजीएमयू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ दिन पूर्व डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया था, खामियों पर संबंधित अफसरों को फटकार भी लगाई थी, लेकिन ये बहरा जो सिस्टम है, जो गूंगा सिस्टम है, शायद यहाँ पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि व्यवस्थाएं जो हैं वो जस की तस बनी हुई हैं
और ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करती हैं कि लाख दावे और लाख कोशिशों के बावजूद भी आखिर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर पाती हैं और क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। अमेठी के मोहनगंज थाने के परिसर में बने आवास में महिला सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सब इंस्पेक्टर रश्मि यादव का शव उनके कमरे में पंखे से लटका मिला। दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी मामले की जांच में जुट गए तो वहीं शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस सुसाइड की वजह तलाश रही है। रश्मि यादव सब इंस्पेक्टर 17 बैच की थी, 18 में इस जनपद में आई थी, अभी मोहनगंज में तैनात थे। आज 2 बजे हमारे सीईओ साहब के कार्यालय में OR की बैठक थी जहाँ की गई हुई थी। 2 बजे वहाँ कतिपय कारणों से OR की जो मीटिंग थी, क्राइम मीटिंग, वो टल गई। उसके बाद ये अपने कमरे पर वापस आई और तब तक एडिशनल SP साहब का OR शाम को था, जिसकी सूचना देने के लिए जब कांस्टेबल आया तो वहाँ दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उसमें उसने थानाध्यक्ष को सूचित किया। थानाध्यक्ष आए तो भीतर से दरवाज़ा बंद था, उसे खोला गया तो उन्होंने देखा कि शव जो है वो पंखे पर उनके दुपट्टे से लटका हुआ है। अभी उन कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें आकस्मिक आवेग में इस प्रकार की घटना उनके द्वारा स्वयं के प्रति कारित की गई। हापुड़ पुलिस को तब बड़ी कामयाबी मिली जब उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर फरार हुई एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तलाश वो काफी वक्त से कर रहे थे। दरअसल पूरा मामला रामा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां अकाउंटेंट का काम करने वाले की पत्नी 1 करोड़ 80 लाख रुपए लेकर फरार हो गई थी। पैसा बच्चों की स्कूल फीस का था। इस घटना के बाद से ही लगातार पुलिस अकाउंटेंट और उसकी पत्नी की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस ने आरोपी महिला को 22.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया, तो वहीं अकाउंटेंट की तलाश की जा रही है। अभी पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम राधा है, और इसके कब्जे से 22,50,000 रुपये मिले हैं। एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है और बाकी इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और जो अन्य इसमें इन्वॉल्व हैं उनके परिवार के सदस्य और जो मेन अकाउंटेंट है उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगे और जो बाकी धनराशि है वो बरामद करके आगे की करेंगे। गाजियाबाद में हुए बस हादसे मामले में बच्चे की मौत के बाद भी लापरवाही नहीं रुक रही है। अब भी गाजियाबाद में कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी बसें फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुकी हैं या फिर उनका फिटनेस खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चों को लेकर सड़क पर फर्राटा भर रही हैं। अकेले गाजियाबाद के 166 स्कूलों को चिन्हित किया गया है, जिनकी 765 बसें पूरी तरह से अनफिट हैं और इन 166 स्कूलों की गाजियाबाद के 11 बड़े नामी गिरामी स्कूल हैं, जिनको अब परिवहन विभाग ने ब्लैकलिस्ट करा दिया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस बस में हादसा हुआ उसका फिटनेस 2019 में खत्म हो चुका था। हमारे साथ गाजियाबाद के RTO हैं अरुण कुमार जी। सर, अभी तक क्या कार्रवाई की है आपने बसेस को लेकर? स्कूल बसों की बात की जाए, देखिए मोदी नगर की जो घटना है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवहन विभाग ये कहना चाहेगा कि कोरोना के कारण स्कूल 2 साल से लगातार बंद रहे, जिसके कारण बड़ी संख्या में बसों की फिटनेस या परमिट समाप्त हो गए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे स्कूलों को नोटिस दिया जाए, मगर इसको और भी प्रभावी बनाने के लिए हम एक नया अभियान लॉन्च कर रहे हैं, 1000 आँखें 1000 हाथ। मतलब हम अपने उन सभी पेरेंट्स को जिनके नौनिहाल इन स्कूल बसों से जा रहे हैं उन्हें जोड़ना चाह रहे हैं। हम अपने CUG नंबर पे हम एक्सेल शीट में ऐसी सभी बसें जिनके परमिट या फिटनेस या बीमे टूटे हैं उनकी लिस्ट तैयार रखेंगे। आप अगर उस नंबर पर हमको सिर्फ हाय लिख करके प्लीज़ प्रोवाइड एक्सेल शीट, स्कूल बस एक्सेल शीट, हम आपको तत्काल उसको प्रेषित करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्कूल कि उस बस का नंबर उस शीट में चेक कर लीजिए। अगर वो शीट में नहीं है तो संभवतः वो बस सही होगी। तो RTO अरुण कुमार जी का साफ तौर पे ये कहना है कि गाजियाबाद के स्कूलों को अवगत करा दिया गया है कि अब उनकी बस में अगर कोई भी कमी है, अगर वो वैध नहीं है, तो अब वो रोड पे नहीं चलेंगी, किसी कीमत पे नहीं चलेंगी। लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, 1 सप्ताह का ये अभियान होगा और रोड पे कोई भी इस तरह की अब स्कूली बस देखने को नहीं मिलेगी जिस बस में कहीं भी कोई भी कमी दिखाई देती है। गाजियाबाद से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। लखीमपुर खीरी से मानवता को झकझोर देने वाली खबर आई है। गुरुवार को यहां लड़के वालों को बारात लेकर आना था, लेकिन देर रात तक लड़की वाले बारात का इंतजार करते रहे। लड़की भी अपने दूल्हे को देखने के लिए बेताब थी। लड़की वालों ने बारात के स्वागत के लिए खास इंतजाम कर रखे थे। बारातियों के लिए पूरा पंडाल सजा था।
तरह तरह के पकवान बने थे। पूरी रात लड़की वालों ने बारात का इंतजार किया, लेकिन बारात नहीं पहुंची। सुबह तड़के 3 बजे बारात नहीं पहुंचने का लड़की के पिता को कारण पता चला तो पैरों तलों मानो जमीन ही खिसक गई। लड़के वालों का जवाब सुनकर दुल्हन ने भी आत्महत्या कर धमकी दे डाली। अगले दिन सुबह जाकर पिता ने थाने में लड़के पक्ष के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।